अस्सलाम वालेकुम जी अली भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक ठीक ठाक। जी, तो आज के सेशन का हम आगाज़ करते हैं। अली भाई जो हैं हमारे आज प्रेजेंटर हैं, और जो बुक का रिव्यू कर रहे हैं वो है 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी। जी अली भाई। जी, ये बुक है युवाल नो हरारी की और ये 2017 या 18 में आई थी। और मुझे ये बुक काफी इंटरेस्टिंग लगी इस वजह से क्योंकि ये उन फिनोमिनन पे बात कर रही है जो हमारी इस सदी में 21वीं सदी में वो बहुत अहमियत के हामिल है, और वो हमारी लाइफ्स को इंडिविजुअली, पर्सनली और एक कलेक्टिवली भी इफेक्ट कर रहे हैं। तो इस बुक में से वैसे तो अब इसके 21 चैप्टर हैं, 21 लेसन जिस तरह उसने बताया उनमें डिवाइड किया है। लेकिन मैंने आज के सेशन के लिए टाइम को देखते हुए इनको मैंने 7 चूज किए हैं। वैसे मैं इसके सारे जो हैं वो उनकी लिस्ट तो मैं पहले दे ही चुका हूँ। तो उनमें से मैंने 7 चूज किए जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे। और प्रोफेसर हरारी का जो है वो तारुफ ये है कि वो हिब्रू यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, और उनकी पीएचडी जो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से है। इसके अलावा जो है वो उनकी सबसे मशहूर बुक सेपियंस है जो वो लिख चुके हैं, और उस पे भी हम सेशन कर चुके हैं पहले। और होमोडियस है, लेकिन ये उनकी बुक जो है ना ये उन दोनों से डिफरेंट है। तो इस पे बात करते हैं। मैं इसके जो है वो कुछ जो 7 फिनोमिनन मैंने अलग किए हैं उन पे बात करूंगा। तो डिसइल्यूजनमेंट ये एक मैंने चूज किया है। जी। प्रोफेसर हरी कहते हैं कि इंसान जो है ना वो स्टोरीज में सोचते हैं, और हम एक पैटर्न सीकिंग एनिमल हैं कि हम फैक्ट्स आप हमें बयान करें कि ये सितारा वहां से यहाँ जाता है, ये चीज ऐसे काम करती वैसे करती है, तो वो हमें उस तरह मेक सेंस नहीं करती। लेकिन अगर वही चीज हमें एक स्टोरी की सूरत में बयान की जाए तो हम उसका बेहतर सेंस बना लेते हैं। तो इसी चीज को इन्होंने यूटिलाइज करते हुए अब काम हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत ज्यादा। लेकिन जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असर और रसूख बढ़ता जा रहा है हमारी जिंदगी के अंदर, वैसे वैसे बहुत से नए फिनोमिनन भी पैदा होते जाएंगे। और ये जैसे जैसे जितनी कॉम्प्लिकेट होती जाएगी, तो एक पॉइंट आएगा कि इंसान जो है वो सुपर ह्यूमन बन जाएंगे। क्योंकि वो हम अभी भी देखें कि टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल इतना कर रहे हैं कि हम वेयरेबल डिवाइसेस तक तो अभी पहुंच गए हैं कि हम जो है वो टेक्नोलॉजी पहले है कि उसको उठा के यूज करते थे, अब हम उसे वियर कर रहे हैं। तो वहां तक हम चले गए। अब इससे आगे जो है ना वो टेक्नोलॉजी चिप्स की सूरत में, वो जिससे वो क्या कहा जाता है कि बायो उसमें बायोमेट्रिक डिवाइसेस, वो इंसान में वो जाने की तरफ भी अब सोचा जा रहा है। और इवन जो है वो न्यूरल चिप्स जो हैं वो दिमाग के साथ लगा के, तो कहीं ना कहीं जो है ना वो इंसान और मशीन का जो उनका मिलाप है वो मजीद बढ़ता जा रहा है। तो ये एक नए फिनोमिनन को जन्म देगा, और इससे बहुत से जो है वो एथिकल और एथिकल क्वेश्चन यकीनन खड़े होंगे इस सदी में कि कहाँ तक हम इस साइंस को और इसके इस्तेमाल को हम लेके जाएं। क्योंकि ह्यूमन जो है वो अगर ह्यूमन होने से आगे की चीज की तरफ जा रहा है इवॉल्व होते हुए, तो फिर ये कुछ बाउंड्रीज होंगी जिस पे हमें रुकना होगा। तो ये उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया है जिसे उन्होंने डिसइल्यूजनमेंट कहा है कि हम इस चीज को पूरी तरह भी इसका इदराक नहीं कर पा रहे। दूसरा है वर्क। अब मौजूदा टाइम में बहुत से काम अभी भी, अगरचे बहुत सी चीजें जो हैं वो रिप्लेस हुई हैं ऑटोमेशन से और टेक्नोलॉजी के आने से, लेकिन अगले वक्त में यकीनन बहुत सी जॉब जो हैं वो ऑटोमेट होकर वो खत्म हो जाएंगी। तो ये भी एक इंसानी मसला है। क्योंकि अगर आपको पुलिसिंग की जगह आप अगर सीसीटीवी कैमराज इतने लगा देंगे और उनके थ्रू आप लोगों को कंट्रोल करेंगे और वॉच करेंगे, और बहुत कम लोग चाहिए होंगे पुलिसिंग के लिए, तो उस शोबे में भी आपको मशीन रिप्लेस कर देगी। इवन जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स अगर आपके पास टेक्नोलॉजी इस तरह की है और वो आप मशीन इंस्टॉल कर देते हैं और उनमें सेंसर्स हैं जो टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर और ऐसी चीजें ले सकते हैं, तो आप डॉक्टर जो है उनको भी रिप्लेस किया जा सकता है। क्योंकि अभी जो एक डॉक्टर होता है उसके पास वही इल्म है जो वो जानता है,
जो उसने सीखा है और जिनने मरीजों को उसने देखा है, और या वो अपने आप को कुछ अपडेट करता है। लेकिन अगर आप उस डॉक्टर की जगह एक डेटाबेस को रख दें, एक ऐसा सुपर कंप्यूटर जिसके पास ना सिर्फ अब तक की सारी मेडिकल साइंस की इंफॉर्मेशन है, बल्कि जो पूरी दुनिया में बीमारियां लोगों को हैं उन सब से वो रिप्लेस हो गई, और आप एक मशीन एटीएम की तरह की मुख्तलिफ जगहों पे लगा दें जिसमें डिफरेंट सेंसर्स हैं, और आपका ब्लड प्रेशर से लेके और आपका टेम्परेचर और एवरीथिंग वो सेंस कर सकते हैं, और वो फिर आपको मेडिसिन तजवीज कर सकते हैं। तो इस तरफ चीजें जा सकती हैं, और उससे डॉक्टर्स को भी रिप्लेस किया जा सकता है। हाँ, नर्सेस को नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो उसमें ह्यूमन नीड्स हैं और जो अफेक्शन और ऐसी चीज है उसको, तो ये भी उन्होंने एक पॉइंट इसमें मेंशन किया कि ऑटोमेशन बहुत सी जॉब्स को खत्म कर देगी। लेकिन अब ऑटोमेशन और एआई में एक पॉइंट ये भी आता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या ये आर्ट भी क्रिएट कर सकेगी? क्या ये शायरी कर सकेगी? क्या ये नावल लिख सकेगी? क्या ये मौसीकी बना सकेगी? क्या ये फिल्में बना देगी? हमें बनाने में मदद तो देती है क्या अपने आप से? क्या कोई मतलब हम उसको एक थीम दें, आइडिया दें कि मेरे जहन में आ रहा है कि मैं इस चीज पे लिखना चाहता हूँ, और वो हमें एक नज्म बना के दे दे और वो इंसानों को अच्छी भी लगे? तो क्या यहां तक जाएगी टेक्नोलॉजी? अभी तक टेक्नोलॉजी यहां तक तो है कि वो हमारे मूड के हिसाब से हम एप्लीकेशंस करते हैं, स्पॉटिफाई या यूट्यूब म्यूजिक या एप्पल म्यूजिक, तो वो हमें म्यूजिक सजेस्ट करता है कि मुझे आपको इस वक्त ऐसा म्यूजिक अच्छा लगेगा। क्या ये इससे आगे भी बढ़ेगा क्रिएटिविटी में? तो ये एक सवाल है जो हमें यकीनन इस पे भी सोचना होगा कि अगली सदी में क्या इस हद तक भी इंसान जा सकेंगे। तो ये तो हो गया वर्क का एस्पेक्ट। उसके बाद है लिबर्टी। लिबर्टी यानी आजादी, शख्सी आजादियां। अब डेमोक्रेसी को टेक्नोलॉजी इफेक्ट कर रही है, डेफिनेटली कर रही है, और हमने पिछले 15-20 सालों में देखा है कि उसने बहुत ज्यादा किया भी है। अब यहाँ पे प्रोफेसर हरारी एक सवाल उठाते हैं कि क्या हम वाकई आजाद हैं सोचने में या चूज करने में जो हम कर रहे हैं? क्योंकि जब फेसबुक के एल्गोरिदम या ट्विटर या यूट्यूब के थ्रू जो हमें मुसलसल इंफॉर्मेशन या एड्स दिए जा रहे हैं और हमें कंसिस्टेंट मैसेजेस वो दिए जाते हैं, तो क्या हम उन मैसेजेस में और उन एको चैम्बर्स में रहते हुए हम कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें अपनी ही आवाज, मतलब मैं अगर एक बंदे को लाइक करता हूं, वो खास नजरियात का हामिल है, तो मैं उसका चैनल लाइक करता हूं, तो मुझे उसी तरह के ही 3-4 और लोगों की वीडियो सजेशन में आ जाती है। मुझे फेसबुक में उसी तरह के ही लोगों के मैसेजेस और एड्स जो हैं वो डिस्प्ले हो जाते हैं। तो मैं समझ रहा हूं कि जो जो मुझे सच लग रहा है यही सच है, तो ये बाकी लोगों को ये समझ क्यों नहीं आ रही? तो ये फिनोमिनन जो है ये हमारी डेमोक्रेसी को भी और हमारी फ्री विल टू चूज कि हम किसको वोट दें और किसको हम अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए चूज करें, इसको इफेक्ट करेगा। और जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा वो उतना ज्यादा टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए लोगों को अपनी राय पे कायल करके और वो हुकूमत में आ जाएगा। और दूसरी बात यह कि हाउ वी नो दैट व्हाट वी नो इज ट्रुथ और एन इल्यूजन ऑफ ट्रुथ। अब हमें पता ही नहीं, जब रियलिटी और नॉन रियल का हमें फर्क ही पता नहीं चलेगा। हम इन इको चैम्बर्स के अंदर इतने ज्यादा घुस गए हैं, ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमें इतनी तरह की इंफॉर्मेशन मुसलसल बम्बार कर रहे हैं कि हम ये जानना बड़ा मुश्किल हो गया कि सच असल में है क्या। तो ये भी एक फिनोमिनन है जो हमारी शख्सी आजादियों को इफेक्ट करेगा। उसके बाद वो एल्गोरिदम्स पे बात करते हैं। एल्गोरिदम जो है वो जैसे आपको पता होगा ये कंप्यूटर के कुछ कोड्स होते हैं, प्रोग्राम होते हैं जो हमारे लिए मुख्तलिफ काम करके देते हैं। तो इनके बारे में प्रोफेसर हरारी कहते हैं कि एल्गोरिदम्स अभी भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे यूट्यूब का एल्गोरिदम, फेसबुक का एल्गोरिदम और मुख्तलिफ चीजों के एल्गोरिदम। लेकिन फ्यूचर में ये एल्गोरिदम इतने कम्प्लेक्स हो जाएंगे कि इनको बनाने वाले भी शायद इनको समझ ना सके। और उसकी मिसाल ये है कि आपका गूगल, अब तो आप गूगल में सर्च करते हैं ना कि मैं ये गाड़ी खरीदना चाहता हूं या मैं ये मोबाइल खरीदना चाहता हूं। फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि गूगल आपको कुछ भी बताना ना पड़े उससे कि मैं क्या पसंद करता हूं, मुझे क्या लाइक है। यानी गूगल जो है वो खुद ब खुद आपको सजेस्ट कर दे कि आपके लिए आपकी एज, आपके शौक, आपकी एप्लीकेशंस, आपके इस्तेमाल के हिसाब से ये फोन बेस्ट है और आप यही खरीदें। तो यहाँ पे भी
इस स्टेज पे भी बात चली जा सकती है। और दूसरी चीज है एल्गोरिदम। फाइनेंशियल मार्केट्स में अभी तक इंसान जो है वो शेयर्स बाय करते हुए या बिजनेस डिसीजन करते हुए अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करता है कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या समझता हूँ, क्या मेरे लिए सही रहेगा। लेकिन फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि ये एल्गोरिदम्स इतने स्ट्रांग हो जाएं कि आपकी जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो भी ऑटो एल्गोरिदम्स के ऊपर चल रही हैं और लोग इन्हीं के थ्रू जो है वो डिसीजंस करने पे आ जाएं। तो इसमें एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल जो है ना वो बहुत बढ़ता चला जा रहा है। उसके बाद चौथे उस पे आते हैं। मैं इनमें जल्दी जल्दी गो थ्रू होता जा रहा हूँ क्योंकि मैं ज्यादा टाइम जो है ना वो सवालों पे हम चाहेंगे कि हम डिस्कस कर सकें। तो चौथे नंबर पे हम चलते हैं इक्वालिटी। अब मौजूदा वक्त में भी हमें पता है कि इक्वालिटी एक अच्छा तस्वर है कि सब इंसान बराबर होने चाहिए, लेकिन अभी भी सब लोग बराबर तो नहीं है। अभी भी अमीर और गरीब की तकसीम तो है, लेकिन अभी ये जो तकसीम है ये रिसोर्सेज की बुनियाद है कि यानी जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं, जिसके पास ज्यादा पैसा है, वो अमीर है। फ्यूचर में प्रोफेसर हरारी प्रिडिक्ट करते हैं कि वो टाइम आने वाला है कि पावर जो है वो डाटा ओनरशिप के साथ जुड़ जाएगी। जिसके पास जितना ज्यादा डाटा है वो उतना ताकतवर होगा। ये पावर जो है ये गूगल और amazon या फेसबुक या इनमें से जो ज्यादा डाटा ऑन करेगा, जो हमारे बारे में ज्यादा जानेगा, वो उतना ताकतवर होगा। अब उसकी मिसाल यही है कि अगर एक राइटर हैं ब्रुस शनायर, वो कहते हैं कि कि पहले मैं समझता था कि मेरी बीवी मुझसे ज्यादा जानती है, लेकिन अब मैं समझता हूं कि गूगल मुझसे भी ज्यादा जानता है। तो इस तरह ये इंफॉर्मेशन को इकट्ठे करते जाना और उसको रिलेट कर पाना और उसको कंटेक्चुअलाइज कर पाना, ये ऐसी पावर है जिसके थ्रू ये जो है वो मजीद पावरफुल होते जा रहे हैं। और एक टाइम आएगा इनके मुताबिक कि ये ताकत की जंग जो है वो रिसोर्सेज से निकलकर डाटा तक चली जाएगी। और ये जो जंग है ये एक नई क्लासेस को जन्म देगी। अब इसमें अभी हमारे पास क्लासेस जो हैं वो लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास और अपर क्लास। तो नई क्लासेस जो होंगी कि उन्होंने दो क्लासेस कही हैं कि एक जो डाटा ऑन करते हैं और दूसरे जो डाटा प्रोड्यूस करते हैं। तो हम सब डाटा प्रोड्यूस करते हैं। हम जैसे ही एक क्लिक अगर करें तो उससे भी डाटा प्रोड्यूस होता है और वो उसकी एक पूरी एक इन्वेंट्री बनती है इनके उसके अंदर। तो न्यू क्लासेस में जो डाटा प्रोड्यूसर्स होंगे वो हम लोग हैं, और वो एक तरह से एक इसके न्यू फॉर्म ऑफ स्लेवरी जैसे है कि हम एक गुलामों की तरह डाटा प्रोड्यूस करते चले जा रहे हैं गूगल में सर्च करते हुए। और मुख्तलिफ हम तो अपने दिन रूटीन के काम कर रहे हैं, लेकिन हम एक डाटा प्रोड्यूस कर रहे हैं और उस डाटा की वैल्यू है, और वो वैल्यू हम अपनी प्राइवेसी की शक्ल में इनसे वापस ले सकते हैं। लेकिन उसकी एक कीमत है, क्योंकि इफ समथिंग इज फ्री ऑन इंटरनेट देन यू आर द प्रोडक्ट। तो वो कीमत जो है हम में से सब अदा नहीं कर सकते अभी, लेकिन फ्यूचर में ऐसा टाइम आ सकता है कि हम उस कीमत को प्रेफर करेंगे, ना कि अपने डाटा को बेचने पे। तो ये चौथा उनका है इक्वालिटी के ऊपर, जो मैंने चूज किया 21 में से। पांचवा नेशनलिज्म है। अब इसमें मैंने ग्राफिक देख लें, वो मुझे कोई और मिल नहीं रहा था, तो मैंने पेट्रियोटिज्म पे ऊपर एक फनी सा ग्राफिक लगा दिया है। तो पेट्रियोटिज्म अभी जो है ना वो अल्ट्रा नेशनलिज्म बनता जा रहा है कि यानी ठीक है, हमें अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए, हमें जो है वो इसके लिए, क्योंकि हम यहाँ पैदा होते हैं और हमें उसके लिए काम करना चाहिए और उसमें हम जैसे लोग रहते हैं। लेकिन जब अल्ट्रा नेशनलिज्म है वो एक और संत में ले जाता है, और वो क्योंकि जोग्राफियाई सच्चाइयां जो आज की हैं ये आज से 50-60 साल पहले कुछ और थी, और हो सकता है 100 साल बाद कुछ और हो। लेकिन इनके ऊपर आप इंसानों से नफरत करना या उनको कत्ल करना या मारना अगर आप शुरू कर दें तो ये अल्ट्रा नेशनलिज्म की तरफ चला जाता है। और उससे जो है पहले लोग ये समझते थे कि मेरी कौम जो है वो यूनिक है, वो बाकियों से मुख्तलिफ है, लेकिन अब हम इस तरफ जा रहे हैं कि मेरी कौम सुप्रीम है। तो ये वो जगह है जहां पे को एग्जिस्टेंस जो है वो डिफरेंट तरह की नेशनलिटीज की, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स की और रिलीजियस ग्रुप्स की, वो होना मुश्किल होती चली जा रही है। और सुप्रीम नेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो अब मतलब हमने अभी रिसेंट पास्ट में देखा है कि वो सारी दुनिया के इलेक्शंस में वो बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, और अल्ट्रा नेशनलिस्ट पार्टीज जो हैं वो इस चीज को इस्तेमाल करते हुए वो पावर में आ रही हैं।
और ये कहीं की भी माइनॉरिटीज के लिए अच्छा साबित नहीं हो रहा, क्योंकि वो पीछे उसी लिबर्टी के पॉइंट पे जाते हैं कि वो उसको यूज करते हुए इन सारे रिसोर्सेज को, और उन्होंने ये गुर जान लिया है कि अगर आपको जीतना है तो आपको मेजोरिटी को कुछ करना होगा, माइनॉरिटी को नहीं, क्योंकि वोट्स ज्यादा मेजोरिटी से आएंगे। तो आप उस चीज पे वोट लें जो कि बिकती है और जो आप उसको अपील कर सकते हैं। तो नेशनलिज्म भी एक टॉपिक है जो उन्होंने टच किया। छठी चीज है इमिग्रेशन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इमिग्रेशन एक बढ़ता हुआ फिनोमिनन है, उससे जो है वो जहां पर हमें कल्चरल एक्सचेंज का और मिलने का मौका मिलता है, वहां पे मुख्तलिफ तरह की सोच रखने वाले लोग और मुख्तलिफ तरह का इल्म रखने वाले लोग मिलकर एक मुल्क के लिए काम करते हैं। लेकिन अब इसमें ये होता जा रहा है कि जो लोकल कम्युनिटीज हैं उन मुल्कों की जिनमें इमिग्रेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, वो अब चाहते हैं कि ये इमिग्रेंट्स हमारे कल्चर को भी कबूल करें, और वो करते भी हैं, करना भी पड़ता है किसी हद तक, करना भी चाहिए। लेकिन अब उस पर सवाल ये है कि वो इस कल्चर सिमुलेशन को कहां तक लेके जाएं। हम अगर इंडिया या पाकिस्तान से आते हैं और हम जो है वो खानों में बिरयानी या करी खाते हैं, तो हमें फिश एंड चिप्स खानी चाहिए या नहीं? और अगर हम चलें, हम अपनी खुराक भी बदल लेते हैं, हम वो खाना शुरू कर दें, तो अगर हफ्ते की रात को या फ्राइडे की रात को वही लोकल जो हैं वो अगर आपको इंडियन या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे करी या कढ़ाई खाते मिलें, तो फिर इसका मतलब है कि खानों के ऊपर तो कल्चर को नहीं डिवाइड किया जा सकता। दूसरा, हम जिन पिदरसरी मुआशरों से आते हैं, उनसे क्या उनको मजबूर किया जाना चाहिए कि वो फेमिनिज्म और इन आइडियाज को अपनाएं और इस कल्चर में सिमुलेट होने के लिए अपने जो ट्रेडिशंस हैं उनको फॉरगो करें? क्या रिलीजन और फ्री स्पीच, जिन कल्चर से आते हैं उनके साथ जो आप आइडियाज लेके आते हैं, उसको आप किस हद तक जो है आपको कबूल करना चाहिए अपने नए कंट्री में आने के लिए? तो ये सारी कल्चरल सिमुलेशन की बहसें हैं जो अभी यूरोप में और दूसरे इन कंट्रीज में जहाँ पे इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, ये बहसें हैं। और उसके बाद एक और इसका अहम फैक्टर जो है वो कॉर्पोरेट इकोनॉमी भी है। यानी ठीक है कि आपको इमिग्रेंट्स नहीं चाहिए, तो लेकिन आप फिर चीजें किनको बेचेंगे? आपकी अपनी आबादी इतनी नहीं बढ़ रही, तो आप और दूसरी, अगर आपकी आबादी की उम्रें बढ़ती जा रही हैं, तो आपके लिए काम कौन करेगा और आप के जो है वो टैक्स कौन जनरेट करेगा? तो ये सारी बहसें जो हैं वो कल्चरल सिमुलेशन की हैं। फिर उसके बाद रेसिज्म एंड एक्सेप्टेंस। अब कितनी जनरेशन्स के बाद मैंने एक मुल्क से हिजरत कर ली, मैं पाकिस्तान छोड़ के ऑस्ट्रेलिया आ गया या कनाडा आ गया, यूरोप चला गया, क्या मेरे बच्चे जो यहीं पैदा हुए हैं और यहीं की जुबान बोलते हैं और वो मेरे कंट्री के बारे में कम जानते हैं और यहाँ के बारे में ज्यादा जानते हैं, लेकिन क्या उन्हें एक्सेप्टेंस मिल जाएगी? क्या उनके बच्चों को एक्सेप्टेंस मिल जाएगी कि वो लोकल कंसिडर कर लिए जाएंगे? क्या वो रंग की बुनियाद पर अभी तक भी वो अपने पेरेंट कंट्री से ही जोड़े जाएंगे? ये भी एक ऐसा सवाल है कि जो रेसिज्म के ऊपर आकर ये एक सवाल खड़ा होता है कि वो कहाँ तक ये एक्सेप्टेंस जो है वो आप लोगों को देंगे। और ये इमिग्रेशन का ही फिनोमिनन है। तो ये इमिग्रेशन पे बात है। सातवां जो पॉइंट जो आखिरी मैंने चूज किया, एजुकेशन है। अब एजुकेशन, वो अब स्किल्स की रिक्वायरमेंट बदल रही है। हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है और उन्हें क्या स्किल्स सिखानी है। जो बच्चा आज ये 10 पास कर रहा है या मैट्रिक कर रहा है, उसको अगर वो प्रोफेसर इसमें कहते हैं कि वो मुझसे सवाल पूछे कि मैं क्या करूं कि अगले 5 साल में 10 साल में जब मैं काम करूंगा तो मुझे मदद दे, तो वो कहते हैं कि फ्यूचर में अनफॉर्चुनेटली जैसे अभी हो जाता है कि हमने अभी एक अपना शोबा मुंतखब किया, उसमें पढ़ लिया और हम उसके एक्सपर्ट बन गए, शायद फ्यूचर में ऐसा ना रहे। और चेंजिंग नेचर ऑफ जॉब्स, चेंजिंग नेचर ऑफ स्किल्स रिक्वायर करे। यानी हो सकता है कि हम आज सोचते हैं कि मुझे जो है वो एक जरूरत है कि मैं कंप्यूटर साइंस को पढ़ लूं, लेकिन हो सकता है जो चीजें मैं आज पढ़ रहा हूं 10 साल बाद वो करामदी ना, और जॉब्स बिल्कुल बदल जाएं। और फ्यूचर में जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वर्क की नेचर बदलेगी, तो जैसे पुलिस की जॉब्स जा सकती हैं, डॉक्टर्स की जा सकती हैं, टैक्सी ड्राइवर्स की जा सकती हैं ऑटोमेटिक गाड़ियां आने से। तो फिर ये सारे लोग जो इसमें काम करते हैं ये करेंगे आखिर क्या? तो उसमें आपको जो सबसे अहम स्किल वो कहते हैं वो सीखने की जरूरत है, वो चीजों को लर्न करना और फिर उनको अनलर्न करके नई चीजों को लर्न करना। तो आपको अपने, हो सकता है कि अपने अगले 30 साल के अंदर अपनी स्किल्स को बार बार सिर्फ अपग्रेड ही नहीं, पूरी तरह बदलना पड़ जाए। आपको नई चीजें सीख के अपने आप को
उसमें ट्रेन करते हुए आपको अपनी स्किल्स को वो बढ़ाते रहना पड़ेगा और चेंज करते रहना पड़ेगा। तो ये एक अहम चीज है जो हमें फ्यूचर के बारे में सीखनी पड़ेगी। दूसरी जो सबसे अहम चीज वो कहते हैं कि अब इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए आपको। मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि आपको दुनिया के कितने खित्तों के नाम आते हैं, कितने कंट्रीज के कैपिटल्स का पता है। इंफॉर्मेशन आपकी फिंगर टिप के ऊपर मौजूद है। आप एक बार कमांड दें तो कंप्यूटर आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन देगा। अभी जो टाइम ये क्रिटिकल थिंकिंग का है कि आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन आप उसमें से क्या निकाल सकते हैं? क्या आप उस में से कोई काम की चीज निकाल के ला सकते हैं? क्या आप किसी चीज को, किसी लेक्चर को, किसी वीडियो को, किसी किताब को पढ़ के क्या आप उसमें से उस पर सोचते हुए कोई नया सवाल उठा सकते हैं? तो ये वो स्किल है जो हमें शुरू से ना सिर्फ अपने आप में डेवलप करनी होगी, अपनी अगली नस्ल को भी इसके लिए तैयार होना करना होगा कि हम चीजों के बारे में क्वेश्चन कर सकें, उनको हम उनकी तह तक पहुंच सकें और जान सकें। तो इससे क्रिटिकल थिंकिंग आ जाता है। अब चीजें याद करने का दौर जो है वो खत्म होता चला जा रहा है। तो ये वो 7 लेसन्स थे जो मैंने 21 में से निकाले। अगर इसमें मजीद इंटरेस्टिंग हुआ तो हम एक और सेशन करके बाकी का भी कुछ कर लेंगे ब्रीफिंग, लेकिन ये मुझे 7 उनमें से सबसे इंटरेस्टिंग लगे। अब मैं सवालों के लिए जो है ना वो फ्लोर ओपन छोड़। जी, थैंक यू सो मच अली भाई, बहुत ज़बरदस्त आपने इनको एक्सप्लेन किया तमाम चीज़ों को। और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। एक सवाल मैं ही शुरू करता हूँ। मैंने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री देखी थी नेटफ्लिक्स पे, सोशल डायलेमा। वो बहुत ज़बरदस्त था कि उन्होंने उसमें बताया हुआ कि किस तरह हमारा हर क्लिक जो है वो काउंट हो रहा है, जो हमें सजेशन मिलती हैं डाटा प्राइवेसी के बारे में। बहुत उसको देख के एक तरह से खौफ पैदा हो जाता है बंदे में। तो वाकई यार तामीर, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ यार, क्या कमाल की डॉक्यूमेंट्री है यार। एक जी, नई बिल्कुल डायमेंशन खोलती है आपकी जिंदगी में। एग्जैक्टली तो वलीद भाई, वो डॉक्यूमेंट्री देख के एक तो ये लगता है कि बंदा सोशल मीडिया ही छोड़ दे या बहुत कम करना यूज़ कर दे। तो और अब जैसे कि आप इस फील्ड में पढ़ भी रहे हैं, पीएचडी भी कर रहे हैं, तो अली भाई आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इन तमाम चीज़ों को, जो हमारे मलहूज़ात हैं, हमारे ख़तरात जो ज़हन में हैं, हमें किस तरह, मतलब जनरल क्या इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि ऐसा बेहतर है? वैसे तो बंदा डेफिनेटली अपनी मर्जी से ही करेगा उसको, अपनी मसरूफियत के हिसाब से यूज़, लेकिन कुछ ऐसा कि हमारी प्राइवेसी ज़्यादा डिस्टर्ब भी ना हो और हमें जो मालूमात हैं वो कह लें कि बहुत ज़्यादा अमलगमेशन ना मिले, जो हम चाहते हैं वही मिले या अच्छा, सही वाली मिले। हाँ, इस डॉक्यूमेंट्री मैंने भी देखी और मैं उससे एग्री करता हूँ उनके पॉइंट से। तो वो ये बात वहीं पे आ जाती है ना कि आप किस हद तक अपनी प्राइवेसी को कंप्रोमाइज करवाना चाहते हैं। ठीक है, उन्होंने इसका जो है ना वैसे एक ही एस्पेक्ट देखा है। मैं इसके ऊपर एक मैंने थोड़ा सा लिखा भी था वो इसके ऊपर ना, कि इसका एक और एस्पेक्ट भी है सोशल मीडिया का, जो कि उस पे आ जाता है डिजिटल मिनिमलिज्म की तरफ। वो उसका है कि हम जो है वो इतना ज्यादा इसको यूज कर रहे हैं इन चीजों को कि हमें ये पता ही नहीं चल रहा कि हम असल में कर क्या रहे हैं। तो उसने तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा उन्होंने पॉइंट। तो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया जो है ना, आप उनको देखें कि वो कौन सी जो साइट है या कौन सा प्लेटफॉर्म आपके डाटा के साथ क्या कर रहा है। क्या उनका रिकॉर्ड जो है वो ये है कि वो आपके डाटा को बेच रहे हैं दूसरे लोगों को? क्या वो उसकी बेस पर उनसे जो है वो आपके लाइक्स और उनको जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं किसी और पर्पज के लिए और आप उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं? तो मेरे ख्याल में ऐसे प्लेटफॉर्म को आप उसको लिमिट कर दें। दूसरी चीज जो हम इस पे करते नहीं है नॉर्मली, वो हम कर सकते हैं कि हम अपना, जिस तरह एल्गोरिदम को आपको ट्रेन करना पड़ता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन आप उसको देते हैं तो फिर उसको प्रोसेस करता है, तो आप इनके अंदर भी आप ऐसी चीजें कर सकते हैं कि आप लोगों को इसके अंदर अनफॉलो, ब्लॉक या डिफरेंट ऑप्शंस को यूज करते हुए आप अपनी टाइमलाइन को लिमिट कर सकते हैं कि आप जो इंफॉर्मेशन देखें वो वही हो जिसकी आपको जरूरत है। अगर आपने उसके अंदर 50 ग्रुप्स को ज्वाइन किया हुआ या 150 पेजेस को लाइक किया हुआ और आपके पास वक्त 15-20 मिनट है उसको देखने के लिए, तो आप जितनी देर उसको स्क्रॉल करेंगे तो उसमें आपको तो कुछ उसका मलगूबा ही मिलेगा ना। तो आप उसको इस तरह क्यूरेट, जिसे करना कहते हैं ना, क्यूरेट कर सकते हैं कि आपके पास फर्ज करें वही ग्रुप आए जिनमें आपको इंटरेस्ट है और आप उसके बारे में ही चीजें पढ़ सकें। तो इसको लिमिट करना जो है ना वो बहुत जरूरी है मेरे ख्याल में। जी, थैंक यू सो मच। जी, बाकी पार्टिसिपेंट्स सवाल पूछना चाहें कोई?
जी वलीद या नौरीन, ये तमाम जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो अली भाई दिखा भी रहे हैं दोबारा से। अच्छा, असल में कामरान मैं ना यार शुरू वाला नहीं अटेंड नहीं कर सका, वरना मैं ना इस पे जरूर अपनी इनपुट देता। इसमें अगर ये किताब मैंने पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन मैं उसको ना मुकम्मल नहीं कर पाया, और मैं शुरू से ही मुझे लगा कि अच्छा यार ये मुश्किल टॉपिक है थोड़ा सा ना, तो मैं पढ़ नहीं पाया उसको। तो अगर अली भाई आप थोड़ा सा सिर्फ ये बता दें कि ये किताब जब हम इसको पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से पढ़ें तो इसमें कौन से 3 ऐसे काम हैं जो हमें करने चाहिए, 3 काम सिर्फ जो आपको लगता है, लिस्ट डाउन कर लें। जबरदस्त जी। नहीं, आपका इसमें बहुत अच्छा सवाल है कि आपने कहा कि एक तो किताब पढ़नी कोई नहीं है, ठीक है, कोई मुश्किल है, सही आपने सही की। दूसरा आपने बड़ा इसका निचोड़ जो है ना वो पूछ लिया है। अली भाई वो तो फनी तस्वीर बहुत सूट करेगी यहाँ पे जो वो आपने फनी बात, अच्छा चलो मैं ले आता हूँ, ठीक है ठीक है। अच्छा, इसमें मुझे जो लगता है ना, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए, तो एक तो ये जो सबसे अहम है, मैं एजुकेशन के ऊपर आऊंगा कि जो हमें चेंज करना होगा, यानी सारे बात करते हैं कि हमें अपनी एजुकेशन में क्या चेंजेस लानी होंगी, वो तो आप जो भी लाएं या जब भी लाएं उसको तो हम छोड़ दें, लेकिन ऑन पर्सनल लेवल जो हम कर सकते हैं, हम क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना उसको हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। हम चीजों के बारे में जैसे हम अभी कर रहे हैं, ये इस तरह के सेशंस जो हैं, ये सवाल उठाने में और सवालों को और जानने में मदद देते हैं। तो इस तरह की चीजें आप, यानी सिर्फ इल्म जो है वो अब किताब पढ़ के या कुछ नोट्स पढ़ के उनको आप जो कुछ आपने पढ़ा है वो लिख देने का नाम नहीं है। अब इल्म जो है वो उसकी उस सारी इंफॉर्मेशन से कुछ ना कुछ नया निकालने का नाम। तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना वो मैं नंबर 1 कहूंगा कि वो हमें अपने बच्चों को भी सिखाने की जरूरत है और नई नस्ल को भी सीखने की जरूरत है। दूसरी चीज, नेशनलिज्म। हमें इस अल्ट्रा नेशनलिज्म की वेव में अपने आप को बैलेंस रखना होगा कि ये जो पैट्रियोटिज्म है इसको हम कहाँ तक हम लेके जाएंगे, उसकी लिमिट्स को हमें देखना होगा कि क्या हमारी ये नेशन के पर्पस सर्व कर रहे हैं, क्या हमें ये इकोनॉमिकली आगे बढ़ने में मदद दे रहे हैं, क्या ये हमें कहीं उस तरफ तो नहीं ले जा रहे जहां पे हम देख चुके हैं कि बहुत से मुल्क जो हैं वो पहले गए हैं और वो वहां से कुछ नहीं उन्हें मिला। हमारे हमसाया मुल्कों में ईरान की एग्जाम्पल मौजूद है। तो मैं मतलब ये कहूंगा कि आपको इस सुपर नेशन के कॉन्सेप्ट से निकल के सब लोगों को बहैसियत इंसान देखना हो, और आपको अपने प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ कि हम बहैसियत कौम इसमें से क्या ले सकते हैं इस सारे अमल से। तो ये दूसरी चीज है, बाकी सारे वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट सब इसके बाद आ जाते हैं। और तीसरी चीज जो, अब इन पॉइंट्स में तो वो ज्यादा नहीं है क्योंकि ये सारे पॉइंट इतने ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि और चीज जो मैं कह सकता हूँ इसके बारे में वो यही है कि हमें बेसिकली अपनी कौम को जो है ना वो इसकी तरफ, इस टेक्नोलॉजी की तरफ लेके आना पड़ेगा। हमें पढ़ने की तरफ आना होगा। यानी हमारी एग्जाम्पल ये बनती जा रही है कि एक जमाने में जिस बाजार के अंदर 10 दुकानें किताबों की थी, अब वहां पे 7 जो हैं वो 7 से 8 जो हैं वो शायद चिकन कढ़ाई और चिकन बिरयानी और निहारी और खाने की बन चुकी। और यही हमारी यूट्यूब का भी हाल है। अब यूट्यूब में पाकिस्तानी चैनल सर्च कर लें तो अब खाने के 10 में से 9 जो है वो खाने के। तो उसमें ये नहीं है कि खाना बुरी चीज है, लेकिन ये है कि हम बस खा ही रहे हैं। हम जो है वो कुछ बुक्स रीडिंग और बुक्स के लिए जो है ना वो कहीं पे भी कुछ किया जा सकता है, उसको आसान बनाया। मे भी अगर उनके उर्दू तर्जमे करने पड़े, उनके पंजाबी तर्जमे करने पड़े, उनकी ऑडियो फॉर्म्स बनानी पड़े, कुछ भी करके हमें बुक्स की तरफ आना होगा। और उसके अलावा नहीं तो हम कंज्यूमर रह जाएंगे उसके, किस चीज के, जो माल हमें सोशल मीडिया के थ्रू बेचा जा रहा है। डेटा तो प्रोड्यूसर बन जाएंगे हम सिर्फ। हाँ, ये जैसे इसमें बात की थी मैंने कि जो है ना वो 2 तरह की क्लासेस होंगी, एक जो डाटा प्रोड्यूस करेंगी और दूसरा जो उस डाटा को यूज करेंगी। और हमारे डाटा को फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर और सारे ये प्लेटफॉर्म जो हैं ये अपने उसके लिए यूज कर रहे हैं, और हम उसके अंदर एक महज डाटा प्रोड्यूसर का किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा अली भाई, इसमें एक चीज यानी वो ये है कि
आपने कहा कि हमें नेशनलिज्म की जरूरत है, तो यानी आपको नहीं लगता कि जब हम यानी बात करते हैं नेशनलिज्म की, तो या तो हम इसमें जो हमारी हम एथनिसिटी की में पड़ जाते हैं, मुख्तलिफ जो एथनिक ग्रुप्स हैं वो अपनी नेशनलिज्म की बात करते हैं, ये जैसे पंजाबी नेशनलिस्ट वो बड़ी एक बहुत अच्छी एग्जांपल के तौर पर कोट की जा सकती है। अच्छा, फिर जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तानी नेशनल की, तो पाकिस्तानी नेशनलिज्म पे तो कोई बात ही नहीं करता। तो और दुनिया भी अभी ट्रांसनेशनल हो रही है कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर, और जैसे अभी आप खुद भी एक ट्रांसनेशनल होल्डर हैं, नेशनलिटी होल्डर हैं, यानी आप पाकिस्तानी भी हैं और ऑस्ट्रेलियन भी हैं। तो जब दुनिया ट्रांसनेशनलिज्म की तरफ जा रही है, तो हम नेशनलिज्म पे क्यों आए, एक ये। और दूसरी बात कि नेशनलिस्ट जो हैं वो तो यानी उन्होंने काम खराब ही किया है ना दुनिया में। उसके तीन बड़ी मिसालें, मैक्रोन, ट्रम्प और मोदी, ये तीनों नेशनलिस्ट हैं। तो इन तीनों ने बजाय अपने मुल्कों के अंदर और जो इनके मुल्कों का इंटेलिजेंसिया है वो इन तीनों को पसंद नहीं करता। तो इसकी क्या वजह है कि फिर हम यानी हमें नेशनलिज्म फिर अडॉप्ट करना चाहिए, जब ये तीनों जो नेशनलिस्ट मॉडल्स हैं ये सही काम नहीं कर रहे। हाँ, अच्छा, इसमें ना आप समझे नहीं है उनका पॉइंट। ये नेशनलिज्म लिखने का मकसद है कि उन्होंने इस फिनोमिनन को डिस्कस किया, और आपने जो बात की है वो यही है। उन्होंने भी यही डिस्कस किया है कि ये जो नेशनलिज्म है, इसका बढ़ता हुआ असर जो है वो हमें किसी बेहतरी की तरफ नहीं ले जा रहा, कि उसमें नेशनलिस्ट का इलेक्ट होना डिफरेंट कंट्रीज में, और वो तो उससे आगे बात कर रहा है कि नेशनलिज्म से अल्ट्रा नेशनलिज्म की तरफ बात चली जाएगी। तो उन्होंने ये एक फिनोमिनन इसमें बयान किया। बाकी जो आपका सवाल है ना कि नेशनलिज्म या ट्रांसनेशनलिज्म तो क्या होना चाहिए, तो मेरे ख्याल में आप देखें कि आपको पर्सनली या कलेक्टिवली कौन सी चीज जो है वो हमारा कॉमन पर्पस सर्व करती है। अगर हमारा पर्पस ये है कि ऑन कलेक्टिव लेवल हमने इकोनॉमिकली थ्राइव करना है, तो उसमें हमें वो फैसले करने होंगे बहैसियत नेशन जो हमें इकोनॉमिकली सर्व करें। और पर्सनल लेवल भी ऐसे ही, और पर्सनल लेवल हम ये ऐसा ही करते हैं कि हमें जहां पे इकोनॉमिकली या हमारे पर्पस सर्व हो रहे हो हम उसी में चलते हैं। तो और नेशनल लेवल भी इसी पे जाना चाहिए। और इन जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं जिनकी बेस पे हम पहले भी काफी नुकसान कर चुके हैं अपना, और मजीद करते रहेंगे, उनसे बचना चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है, और उन्होंने भी यही तकरीबन बात की है, उन्होंने, प्रोफेसर। जी अली भाई, अच्छा एक सवाल, जिस तरह आपने स्टडी के हवाले से बात की कि हमें न्यू जो टेक्नोलॉजीज की तरफ आना चाहिए, और मे बी जो चैनल्स हैं वो टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करें, ऑडियो बुक्स ऐसी हों। तो एक चीज़ मेरे जहन में आ रहा है कि जो हमारी ओल्डर जनरेशन है, ख़ास तौर पे एशियन जो हैं, फॉर एग्जांपल ग्रैंड पेरेंट्स की, या कह लें पेरेंट्स से भी कुछ, कि जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते या उन्हें करना नहीं आता, तो उनके लिए टेक्नोलॉजी जो है, अगर क्योंकि हमने देखा है कि बहुत से फैसले उनकी तरफ से हमारे ऊपर होते हैं, फैमिली के बड़े जो डिसीजंस हैं, या कह लें कि अक्सर बच्चों के जो फ्यूचर डायरेक्शन है वही सेट कर रहे होते हैं, मैरिजेस के मामला भी, बहुत सी चीज़ें। तो उनकी थिंकिंग को थोड़ा सा ब्रॉड करने के लिए क्या ऐसे सोर्सेज भी यूट्यूब से हम ढूंढेंगे, या टेक्नोलॉजी इसमें हमें कैसे फ़ायदा दे सकती है इन जनरल? हाँ, इन जनरल अगर आप कहें कि अच्छा, हमें। एक मिनट जी जी। अली भाई, इसी में बस यानी मेरी बात भी ऐड कर लें। वो ये कि हम बुनियादी तौर पर जो सब कंटेंट के रहने वाले लोग हैं, हम किस्सा गो लोग हैं। हम कहानियां पसंद करते हैं, हम किताबें पढ़ना पसंद नहीं करते या सुनना पसंद नहीं करते। हम कहानियां ज्यादा यानी हमारे यहाँ जो कल्चर है वो हमारी यानी मुकम्मल तारीख यानी आप समझते हैं, आपकी नजर है, तो हम किताबें नहीं पढ़ते। ना हमारे ये तबीयत में, नेचर में, और ना हमारे जीन्स में शायद ये किताबें पढ़ना है। हम ज्यादातर यानी किस्सा कहानियों पे बिलीव करने वाले लोग हैं, और इसीलिए हमारे यहाँ ये जो पूरी मतलब महाभारत और सारी चीजें, ये सारी मिथोलॉजी है, और वही किस्से कहानियों से आई है हमारे पास। तो इसको यानी जैसे कामी ने कहा कि हम कैसे मतलब क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करने में या बाकी चीजों में हम कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं, जब हमारे यहाँ किताब पढ़ने का रिवाज भी नहीं है। अच्छा, इसमें ये है कि ये जो आपने बात की ना कि हम
कहानियों को पसंद करने वाले लोग हैं। तो इंटरेस्टिंग बात ये सिर्फ हमारे ऊपर नहीं है, ये सारी दुनिया ही ऐसी है, ठीक है। क्योंकि इंसान जो है, ये मैंने पहला पॉइंट इसी पे बात की थी कि हम सब इंसान वो कहानियों में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। हम एक केओस से हम एक सिमेट्री क्रिएट करते हैं, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन उसमें नहीं होती उन फैक्ट्स के अंदर, वो हमारा दिमाग खुद से फिल करके अज्यूम करके तो एक कहानी बनाता है। तो वो मुझे शेर याद आया, मुझे इसमें शेर याद आ गया कि अखज करके मेरी बातों के मानी कोई, अपनी मर्जी की बना लेगा कहानी कोई। तो कहानी जो है वो ये बुरी चीज नहीं है कि आप कहानियों से में इंटरेस्ट रखते हैं और उनमें यकीन रखते हैं उनको। असल प्रॉब्लम ये है कि आप जो है वो कहानियों को कहाँ और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कहानियां या मिसालें जो हैं वो चीजें सिखाने के लिए और समझने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो ये बुक्स, जैसे आप कह रहे हैं कि बुक्स पढ़ने की तरफ हमारा रुझान नहीं, बुक्स में कहानियां ही तो होती हैं, लेकिन वो ये है कि वो एक मुख्तलिफ अंदाज में की जाती हैं और वो उसी को बदलने की जरूरत है। क्योंकि अभी हम यहाँ पे देखते हैं इन वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर कि ये अब ऑडिबल और डिफरेंट सोर्सेज बना के उसको चीजों को मुख्तलिफ तरीके से उसको अपनी इंफॉर्मेशन डाइट में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें भी जरूरत है कि हम इन सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए हमारे कुछ लोकल लोग जो राइटर्स हैं वो ऐसे काम करें कि इन्हीं की इंफॉर्मेशन को जो है वो इस कुछ कहानियों में बना के या कुछ और तरह दिलचस्प बना के लिखें और वो हमारे लोगों के सामने पेश करें। हमारे पास लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोगों ने अब यूट्यूब के ऊपर भी चैनल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत कम है और वो उसका यानी कि वो इम्पैक्ट इतना भी ज्यादा नहीं है। लेकिन यही वो समता है जिसकी तरफ हमें जाना होगा कि मे बी जो लोग कहानियां पसंद करते हैं उन्हें कहानियों की सूरत में आप यही बात बता दें या समझा दें। जो लोग गानों में पसंद करते हैं उन्हें गानों में डाल दें, लेकिन किसी ना किसी तरह आप अपने आप को चीजों के बारे में सोचने की तरफ जाएं, यानी आप ये चीजों को एज इट इज एक्सेप्ट करने और उनको बस एज इट इज रहने देने की बजाय उनको इस्तेमाल करना सीखें। इन कहानियों से भी सीखें कि हम इन कहानियों से जो है वो क्या चीज आगे लेके चल सकते हैं। तो मेरे ख्याल में तो यही एक करना होगा। जी, थैंक यू सो मच जी। और कोई क्वेश्चन वलीद या नौरीन की तरफ से? क्वेश्चन तो नहीं है, जस्ट मेरी मतलब डिस्कशन के बारे में ही है आज की जो फीडबैक। बहुत अच्छी ये किताब का आपने बेसिकली रिव्यू हमारे साथ शेयर किया। मेरी ये बुक लिस्ट में थी असल में, लेकिन मैंने ये सुना था कि ये जो सेपियंस है उससे पहले उसका पढ़ना ज्यादा जरूरी है, तब आई थिंक यू कैन ग्रास्प दिस बुक। मैंने बहुत से लोगों को ये सुना, तो इसलिए अभी तक ये मेरी वो बुक लिस्ट में थी, अभी तक मैंने नहीं पढ़ा था। लेकिन जो मैंने लेसन्स आई थिंक आपने जो शेयर किए हैं, दे आर ऑल आर रिलेटेबल। और पाकिस्तान के केस में तो जिनका हम वलीद भाई भी बात कर रहे थे, उसमें मेरे हिसाब से ये तीन है। एक तो नेशनलिज्म, वी नीड टू मूव टुवर्ड्स अल्ट्रा नेशनलिज्म। हम अभी आई थिंक नहीं वो डिफरेंट सेक्टेरियन और ये रिलीजियस इश्यूज में हम फंसे हुए, हमें इससे आगे निकलना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो एजुकेशन वाला है, वी नीड टू बी नाउ इक्विप विद स्किल्स का करना बहुत जरूरी है। हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी जाते हैं तो जो है अगर हम स्किलफुल ज्यादा हैं तभी आई थिंक हम अपनी प्रोफेशनल कैरियर में कह लें कि कम्पीट कर सकते हैं। और जो थर्ड वन जो मेरा मोस्ट फेवरेट था, वो ये आपने कहा था पावर ऑफ डेटा। पाकिस्तान में वी आर वेरी मच लैकिंग इन दैट। मैं आई थिंक यहाँ पे जितने रिसर्चर्स हैं, आई थिंक आप लोग भी पाकिस्तान से जब आपने आई थिंक एमफिल किया, आपको अपना टाइम याद होगा, वी नीड टू रश फॉर डेटा। अब मैं मैरीटाइम सेक्टर डिफरेंट, जब मैं अपना थीसिस कर रही थी तो मुझे डेटा अवेलेबिलिटी मेन इशू था। और ये डायलेमा ये भी हम यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान जस्ट डेटा प्रोड्यूसर्स में है। और ये इतनी हैरानी की बात है कि आफ्टर मेनी इयर्स वही कंट्रीज जो हैं वही पावर करेंगी। अभी हम कहते हैं जिनके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं दे आर मोर रिच, लेकिन जिनके पास डेटा ज्यादा होगा लाइक गूगल और ये जो डिफरेंट आपकी डेवलप्ड नेशन है, दे विल बी मोर पावर्ड और कह लें उनके पास ज्यादा होगी। हमें इन चीजों के ऊपर भी काम करना चाहिए कि पाकिस्तान जो है अपने डेटाबेस के ऊपर काम करे। आई थिंक अब हमारा अब तो वैसे भी ऑनलाइन सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, तो आई थिंक वी नीड टू डेवलप आवर डेटाबेस सिस्टम इन एवरी एस्पेक्ट और हर सेक्टर में इस पे काम करने की जरूरत है। तो ओवरऑल मुझे आपका इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगा। आज मैंने आई थिंक ये मेरी फर्स्ट नशिस्त है और इंशाल्लाह अगर आपकी जो बाकी भी होंगी इंशाल्लाह उसमें भी मैं ज्वाइन करूंगी और इंशाल्लाह कंट्रीब्यूट करूंगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच नौरीन। ये अच्छे पॉइंट दिए, लेकिन आपका ये जो सवाल था ना कि ये बुक जैसे लोग कहते हैं सेपियंस को पढ़ना जरूरी है,
इस बुक को पढ़ने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल में जो है ना सेपियंस, वो बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो देती है आपको बेहतर समझने में, और मैं समझता हूँ कि उस बुक का पढ़ना तो हर एक के लिए लाजिम है, उस बुक को तो पढ़ना ही चाहिए। लेकिन जो हम खासतौर पे जो अभी हम लोग एजुकेशन में या रिसर्च में काम कर रहे हैं, हमारे लिए इस बुक को पढ़ना भी बहुत जरूरी है, उन चीजों को, उन फिनोमिनन को समझने के लिए जो हम सबको इफेक्ट कर रहे हैं। और जाहिर बात है रिसर्चर जो है वो इन सब चीजों को रिलेट कर पाएगा, तो फिर ही वो बेहतर कंक्लूजन जो है वो निकाल सकता है। तो ये बुक इस लिहाज से बहुत जबरदस्त है। अभी इसके जो 21 लेसन हैं, एक दो और भी बड़े इंटरेस्टिंग थे, जैसे इसमें जो अभी प्राइवेसी की बात कर रहे हैं और डाटा की बात कर रहे हैं, इसमें एक और चीज भी आएगी कि ये जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है ये इस तरफ भी जा सकती है कि शायद हम एक ब्रेसलेट पहने, और जो अभी अब जैसे अभी होता है कि हम मे बी हम कैंसर में मुबतला होते हैं और काफी देर तक वो तशखीस ही नहीं हो पाता जब तक हम टेस्ट नहीं करवाते। मे बी एक टाइम हो कि वो ब्रेसलेट हमारे डिफरेंट जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं बॉडी की, उनको यूज करते हुए हमें वो पहले ही बता दे कि आपके जैसे कंप्यूटर का वायरस हमें बता देता कि 10 मुझे ये फाइल्स मिली थी, मैंने डिलीट कर दी, वो बता दे मुझे 5 इन्फेक्टेड सेल मिले थे वो रिमूव कर दिए गए। तो शायद हम जो बीमारी की तशखीस है उसमें बहुत अर्ली चले जाएं और ये इंसानियत को बहुत बड़ा फायदा दे दे कि हम उन बीमारियों को जो पहले बहुत से लोगों की जान ले जाती हैं और हम आखिरी स्टेजेस पर पहुंच जाते हैं ट्रीटमेंट से पहले, उनको बहुत पहले ट्रीट किया। लेकिन फिर वही बात आएगी कि जो लोग इन ब्रेसलेट्स को पहनेंगे, जो इस टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, उन्हें ये अपना फैसला करना होगा कि हम अपनी प्राइवेसी और अपने डाटा को किस हद तक कंप्रोमाइज करवाना चाहते हैं। और ये बहुत से इखलाकी जो एथिकल क्वेश्चंस हैं उनको रेज करेगा। और फ्यूचर जो है एक और फील्ड जो एजुकेशन में जिस पे पढ़ने की जरूरत है वो एथिकल फिनोमिनन है और क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें मोर डिग डाउन हमें करना होगा इनके अंदर के वो कौन से मतलब फॉर एग्जांपल इसी बुक में वो एग्जांपल देते हैं कि ऑटोमेटिक गाड़ी है, ठीक है, आप उसके अंदर बैठे हुए हैं, आप उसको, वो आपसे सवाल करती है कि इन केस गाड़ी के आगे एक बच्चा आ जाए तो गाड़ी बच्चे को मार दे या आपको बचाए। तो ये एक एथिकल डायलेमा है कि आप गाड़ी के एल्गोरिदम में, उसके प्रोग्राम में उसको क्या फीड करेंगे। अभी तो हम ह्यूमन ड्राइवर जो है वो मे बी इसमें बायस आती है और वो बच्चे को बचाते हुए गाड़ी दरख्त में मार दे और वो साइड पे निकल जाए, लेकिन आप मशीन को तो ये नहीं होगा, उससे तो जो आप बताएंगे वो वही करेंगे। तो ऐसे एथिकल क्वेश्चन बहुत से रेज होंगे, तो उनके बारे में हमें पता होना चाहिए और हमें जानना होगा ताकि हम जो है वो फ्यूचर के टाइम के साथ इन चीजों को उस तरफ लेके जा सकें। जी अली भाई बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा। जिस तरह आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल का डेली लाइफ में, तो एप्पल की जो न्यू वॉच है वो ऑक्सीजन लेवल जो मेजर कर रही है, वो एक उसके बाद उनका पुराना एक जो फीचर है, लाइक अगर आप स्टम्बल करते हैं, गिरते हैं फॉर एग्जांपल किसी तरह भी स्पोर्ट्स के दौरान, तो ऑटोमेटिक इमरजेंसी कॉल का फीचर, इस तरह के कुछ तो अभी भी लाइफ में आ चुके हुए हैं। और जी जी उसको डाटा को किसके साथ शेयर करना है, डेफिनेटली इट्स अ बिग क्वेश्चन, और देखते हैं किस तरह ये बात जाती है। तो थैंक यू सो मच, बहुत ज़बरदस्त सेशन था। और अब मुझे ये बताइएगा, ये जो आपने स्क्रिप्ट कहा था बुक्स के लिए, हाँ, मैं आपको शेयर कर देता हूँ, दिखा देता हूँ उसका। मेरा ख्याल है मुझे यहाँ पे आपको दिखा सकूंगा लिखा हुआ शायद, तो ये वाला मैं शेयर करता हूँ, मैं जी आपको दिखा देता हूँ वेबसाइट उनकी। इसमें ये भी बताइएगा कि उस पर ये बुक मौजूद है 21 लेसन्स वाली। ओके, ये बुक जो है ना भाई, मैं देख लेता हूँ कि ये है कि नहीं, लेकिन अगर ये बुक उस पे नहीं भी है तो आपको ये बुक ऑडियो फॉर्मेट में मैं व्हाट्सएप पे दे सकता हूँ, मेरे पास ये अपने पास मौजूद है। कौन जी सी, जरूर दे ये दीजिएगा। हरीरी की? जी जी हाँ, हाँ जी 21 लेसन्स ऑफ 21st हाँ, सेंचुरी। ये पीडीएफ में मेरे पास है, अगर आपको चाहिए तो। वलीद भाई, मेरे पास हाँ, हार्ड फॉर्म में भी है, लेकिन पढ़ना मुश्किल ये है थोड़ा। बात करेंगे पढ़ना ही तो ऑडियो बुक मुश्किल की। है, कहानी सारी वही था। यार मेरे पास अगर वक्त हो ना तो मैं शायद इनके उर्दू तर्जुमे कुछ बुक्स के करके तो वो कर लूं इनको ऑडियो बुक्स में, लेकिन ना बस काम ये बंदा इतने कर नहीं सकता। तो नहीं, ये बुक जो है ना ये ऑडियोबल में स्क्रिप्ट पे नहीं है, तो लेकिन ये बुक मैंने जो थी वो मैंने खुद डाउनलोड की हुई थी, मेरे पास ये बुक है। अगर आपको चाहिए होगी तो आप AMP जो एप्लीकेशन है वो अपने एंड्रॉयड फोन में इंस्टॉल करके, तो आप जो है ना वो इसको, मैं आपको स्क्रिप्ट की ये वेबसाइट दिखा देता हूँ,
और इनकी सर्विस आप देख सकते हैं, लेकिन इनके पास ये नहीं है ये वाली बुक। अली भाई सेंड कर दीजिएगा मुझे, मैं उसको जरूर, क्योंकि हार्ड कॉपी मेरे पास है, मुझसे पढ़ने का टाइम नहीं मेरा, सुन वो सकता आप हूँ। यहाँ भेज दें हार्ड कॉपी, अब मैं हार्ड कॉपी में पढ़ूंगी। मैं तो बहुत मोटिवेट हो गई हूँ इस बुक से, और अब मैंने इंशाल्लाह मैंने लेनी है अब ये। और सेपियन तो मेरे सामने पड़ी हुई है। मैं सेपियन ये मैंने करता पढ़ी हूँ, थी, उसका इंटरेस्ट नहीं डेवलप हुआ, वो नहीं पढ़ी ये बुक से। नहीं मैं ये सजेस्ट करूंगा कि सेपियन को आप जो है ना वो एक ऐसे रखें कि जैसे बस एक कहीं से कहीं ना कहीं पढ़ ली, उसको ऐसे चलाएं। और इस बुक को मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको आपको दोनों तरह, ऑडियो में भी और उसमें भी एक्सेलरेट कर लें, क्योंकि ये दोनों तरह सही चल जाएगी। समटाइम ना पढ़ते हुए वाकई टाइम ज्यादा लगता है और हम ना वो नहीं पढ़ पाते। तो पहले मैं जो करता था कि सिर्फ पढ़ना ही है तो उसी में ही होता है, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ कि मैं सुन लेता हूँ। और समटाइम सुनने में ये भी होता है कि कहीं आपको बात अच्छी लगी है ना, तो आप उसको जाके पढ़ लें या आप दोबारा जो है वो उसको सुन लें, जी रिवाइंड कर सही। लें। और फिर ये मैं एक काम, अब मैंने पहले बहुत मुझे अफसोस होता है कि मैंने बहुत सी बुक्स पढ़ी और मैंने नोट्स नहीं लिए। सिर्फ 10-15% टाइम एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन अगर आप नोट्स बना लेना तो इट्स उसका कोई नेमल बदल नहीं। जो जिस बुक को आप पढ़ते हुए शॉर्ट कुछ नोट्स जो आपको लगता है वो अगर आप लिख लें कहीं पे डिजिटल फॉर्मेट में, ये बहुत सही। काम आएंगे। और मैंने 3-4 महीने पहले पढ़ी थी, लेकिन आज मैंने सिर्फ 1 घंटे में वो नोट्स दोबारा खंगाले हैं और ये मैंने स्लाइडें बना ली हैं और मुझे जो है वो इसके कॉन्सेप्ट भी याद आ गए, इसमें क्या क्या उसने आर्गुमेंट बयान किए थे। तो नोट्स जरूर लें आप जिस बुक को भी पढ़ें। जी जी ये एक मुश्किल काम लगता है, लेकिन असल फायदा तभी होगा। वो ठीक। याद भी इसीलिए रहते हैं ना लेसन जो हमने उससे मतलब किए होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट किए होते हैं, तो वो अगर हमने लिखे हुए हो तो हमें माइंड में रिकॉल हो जाता है, कि ना लिखे हो फिर हम भी भूल जाते हैं। और फिर ये है ना कि इंसानी दिमाग जो है वो आइडिया जनरेशन मशीन है, रिटेंशन नहीं है हमारे पास। रिटेन नहीं रहेंगे वो ज्यादा देर, हम जनरेट तो कर सकते हैं। तो हमें ट्रू। ये इन्फॉर्मेशन जो है वो कहीं ना कहीं लिखी हुई जो है ना वहीं रखनी होगी संभाल कर। उस लिखी हुई को हम दोबारा निकालें तो हमें वो पूरी चीजें याद आ जाती हैं कि ये क्या चला था। तो मैं यहाँ चैट में लिख देता हूँ इसका भी, ये जो script.com है। और इस बुक को जो है वो अगर ऑडिबल में आपको चाहिए ना, तो मैं ऑडियो बुक जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू उसको कोशिश करूंगा कि चैप्टर बाय चैप्टर ट्रांसफर कर दूं, अगर बड़ी जो है वो नहीं जा सकती। लेकिन यही इसका है। और फर्दर हमने कुछ और भी डिस्कस किए थे, कुछ बुक्स पे और भी रखेंगे। तो ये दो ही थे चीजें कि या हम बुक्स को डिस्कस कर लिया करें या टॉपिक। लेकिन फिर टॉपिक में ये हो जाता है कि उसको हम ना वो बड़ा मुश्किल है उसको करना। मैं तो समझता हूँ कि बुक्स ही बेहतर है कि एक राइटर की जो है वो लिखी हुई चीज है उसके ऊपर हम सब अपनी राय डिस्कस कर सकते हैं। जी ज़बरदस्त, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। और नेक्स्ट सेशन भी मैं ग्रुप में पूछता हूँ जो हमारा है वहाँ पे एक, कि कौन सा होना चाहिए, आप ही प्रेजेंट करना चाहें कोई बुक या कोई और। बुक्स को ये अभी चलाते हैं फिलहाल, और साथ ठीक साथ है। बाकी भी चलाते जाएंगे इंशाल्लाह। सही। एटॉमिक हैबिट्स हो चुकी है? एटॉमिक हैबिट्स मैंने पढ़ी हुई है, लेकिन उस पे सेशन हमने नहीं किया। मेरी नेक्स्ट वही ना फेवरेट है, कर जब लें। देख लेते एटॉमिक हैं। हैबिट्स यार मुझे इंटरेस्टिंग लगी है वो बुक, और डेफिनेटली मैंने उसके कुछ आइडियाज हैं वो इम्प्लीमेंट करके भी देखे लाइफ में, एंड इट वर्क्स। उस बंदे का बहुत ही जबरदस्त काम है। और उस बंदे का यानी वो बुक बहुत कम टाइम में जो है ना वो अमेजोन के बेस्ट सेलर लिस्ट में है वो बुक। वाकई और बहुत उसका मतलब कह लें कि बेनिफिशियल है फॉर एवरीवन, आप उसको फायदा होता है जो भी पढ़ेगा। मैं जेम्स क्लियर ने ये जी बुक जी लिखी है, और जी जी उसका जो है ना वो उसकी आप वेबसाइट है उसकी, मेरे ख्याल jamesclear.com ही है, उस पे जाके देखें तो वो नोट टेकिंग का भी बड़ा अच्छा उसने तरीका बताया है। अगर आप उसको फॉलो करें कि आप अच्छा। कैसे जो चीजें इंफॉर्मेशन है उससे आप नोट्स कैसे ले सकते हैं, और वो कैसे एक टॉप राइटर बना। एक वो शायद बहुत आम सा कोई इसका फुटबॉल का कोच होता था या क्या होता था वो, और वो कैसे सिर्फ बुक्स पढ़ने से और उनके नोट्स बनाने से ही जो है ना वो इस वक्त टॉप राइटर में आया है। यानी ये बुक पढ़नी पड़ेगी या सुननी पड़ेगी? जरूर। इस बुक पे जो है वो सेशन आप कहीं तो इसके ऊपर अगला रख सकते हैं। मैं इसके जो अपने, मैं उस वक्त नोट्स नहीं लिया करता था, तो जब मैंने ये बुक पढ़ी थी मुझे जो है कि वो इसको थोड़ा सा ऑडियो में रिवाइंड करना पड़ेगा तेजी से, तो फिर ये है कि मैं उस पर कुछ बना लूंगा। तो वो ठीक है। सेशन स्टार्ट कर लें। ठीक ओके, है। ग्रेट, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच अली भाई। और नेक्स्ट सेशन जल्द ही जो होगा मैं इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा। ठीक है। ठीक। और मेरे ख्याल है अब हम एंड करते हैं सेशन को। हाँ, मैं एंड करें इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो आप फिर इसको ना मुझे सेंड आज कर ना दीजिएगा। आज के
आज के सेशन में भी लोग काफी कम थे, उसकी वजह मेरे ख्याल शायद एक तो पाकिस्तान में टाइम का बड़ा इस वक्त हाँ ये बड़ा हाँ मतलब वर्किंग का टाइम है। हम्म, तो यानी अगली दफा जब हम रखें तो उसको कोई ऐसा टाइम रखें जिसमें मैक्सिमम लोग हमारे साथ शामिल हो। जी ठीक हाँ, हो गया। इसका टाइम ही हम ये है कि मेरे पास कुछ टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी ना वीकेंड पे आ जाती होती है, हम्म, तो वीकेंड पे हम जो है ना वो हाँ टाइम रख अली भाई सकते मेरा हैं। ख्याल वीकेंड रख लेंगे, कोई इशू नहीं है। हाँ, वही नहीं, लेकिन वीकेंड वो रख लेंगे। टाइम शाम का हो तो फिर आसानी होती है सबके लिए, लोग आ जाते हैं ज्यादा। हाँ, ये भी है, ये भी है। ठीक जितना ज्यादा जी फाका होगा लोगों को उतना ही फायदा है। हाँ, इस वक्त तो ये था ना कि हम सेशन को शुरू करें दोबारा किसी तरह जो है वो, अब जो टाइम हाँ मिल रहा है दोबारा शुरू करें, और फिर ये बिल्कुल इसकी बढ़िया। रिकॉर्डिंग वो ग्रुप में देंगे तो फिर लोग और भी देखेंगे कि यार ठीक है आएंगे अभी तो वो। हाँ अली भाई मैंने रिकॉर्ड भी इस बार ना क्लाउड पे किया है ताकि वो डाउनलोड या ठीक है, सेंड करने मसला, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, वो इजी है, हाँ अभी हो बस जाएगा। ठीक। ठीक, चलें, ये भी चलें ठीक है, तो बाकी जो है ना वो हम, मैं फिर जो है ना वो उस बुक के नोट्स कुछ निकालता हूँ, बनाता हूँ दोबारा, ठीक हो गया। और फिर जो है ना और भी कोई टॉपिक अगर आप लाना चाहें तो बुक रिव्यूज को ही मेरा ख्याल है चलाते हैं इसमें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, ठीक है, ओके, ओके, थैंक बहुत यू। शुक्रिया, अल्लाह ओके, हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ।